मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, आज आपसे बात करनी है कि नरेंद्र मोदी साहब तो G7 में गए हुए हैं, वहाँ पे बड़ी जनाब मुलाकातें हो रही हैं और बड़े पैमाने पे जो है ना डायलॉग हो रहे हैं। लेकिन जो पहले सबसे पहली बात आपसे पूछनी है, मोहम्मद ज़ुबैर हैं एक जर्नलिस्ट इंडिया में जो कि डिसइन्फॉर्मेशन, फैक्ट चेकिंग और इनके हवाले से काफ़ी काम कर रहे थे। सुनने में आया कि अथॉरिटीज़ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं उनके हक में बोल रहे हैं, जो एक तरफ प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो उनके हक में बोल रहे हैं और एक वो तबका है वो कह रहे हैं नहीं ठीक है। तो जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं इन्होंने मज़हबी जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खेला है। दीज़ आर द चार्जेस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द पुलिस। आप क्या देखते हैं G7 पे इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वज़ीर-ए-आज़म बैठा हो और साथ ही अपने सहाफ़ियों को पा इस जो इंडिया में दिल्ली में पकड़ा जा रहा हो, ये क्या ऑप्टिक्स हैं जो आप समझ रहे हैं क्रिएट हो रहे हैं या क्या आप समझते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है ऐसे भी होगा? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, मोदी जी G7 में बैठे और आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले बोला था व्हाट इज G7 विदाउट इंडिया। तो आपने एक बार बोला था सुनने में मोदी जी को इनविटेशन नहीं आ रहा। मैंने कहा चिंता ना करें चीमा साहब, बिल्कुल आएगा और बादशाह आएगा। G7 मोदी के बिना चल नहीं सकता। चलिए अब अपने मसले पे आते हैं। देखिए चीमा साहब, हमारे यहाँ कई हजार मुसलमान जर्नलिस्ट होंगे, कई हजार हिंदू जर्नलिस्ट भी होंगे। आप भी जानते हैं मीडिया में हर तरह के लोग हैं। तो ये जो मोहम्मद जुबैर है, इनके खिलाफ एफआईआर हुआ था, काफी लोगों के साथ एफआईआर हुआ था, बहुत पहले हुआ था, ये कोई आज कल में एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर में नेम थे ये। इन्होंने हिंदुओं के जो देवी देवता काफी मजाक बनाए थे। इनफैक्ट अपने ये कुछ पोस्ट इन्होंने डिलीट करे हैं, अपना फेसबुक पेज डिलीट किया, पर उसके स्क्रीनशॉट आ गए थे। तो जब इतने सारे लोग के खिलाफ एक्शन हुआ, इतने सारे लोग अरेस्ट हुए, तो मोहम्मद जुबैर इज नॉट एक्सेप्शन। या तो आईपीसी में ऐसा लिखो भाई मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है तो मैं एक्सेप्शन हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हो भाई डेमोक्रेसी नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं है, अगर आप मुसलमान जर्नलिस्ट आप अरेस्ट नहीं हो सकते। ऐसी इम्यूनिटी तो है नहीं। इम्यूनिटी तो केवल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। रिलीजियस अभी इम्यूनिटी अभी इंडिया में आई नहीं है किसी भी रिलीजन के लिए। तो जब यहाँ हिंदू इतने अरेस्ट हुए, इतने बाकी रिलीजनों के अरेस्ट हुए, तो मोहम्मद जुबैर एक इंडियन है, अरेस्ट हो गए। न्यायिक प्रक्रिया है, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जिसको अरेस्ट होना होगा, जिसके खिलाफ पुलिस को मिलेगा होगा, अगेन ही विल बी प्रेजेंट टू अ कोर्ट। खुद कोर्ट उनको बेल दे दे, जो कुछ भी हो सकता है। ही हैज अ राइट टू बेल एंड ऑल। बट हाँ, ही वाज नेम्ड इन एफआईआर along with lot other people and it did not happen yesterday, it was happened after that incident। और उन्होंने काफी रोल किया है, मतलब ये सब जानते हैं, उन्होंने काफी रोल किया है, रिलीजियस भावनाओं को भड़काने का काम किया उन्होंने। इनफैक्ट यही वो थे जिन्होंने इस ट्वीट को ट्वीट किया और काफी इसका प्रचार किया। जबकि मैं अब भी वो हमने उस पर काफी बात कर चुके, दैट वाज द हीट ऑफ द मोमेंट थिंग। तो उसको मतलब वो काइंड ऑफ ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड ऑल। क्योंकि मैं अब भी मानता हूँ कि नुपुर शर्मा जी का प्रॉफिट मोहम्मद साहब को या इस्लाम को इंसल्ट करने का कोई मंशा नहीं थी। कभी डिबेट में इधर उधर कोई मतलब देखिए जबान से कोई कोई बात निकल सकती है, इट्स अ स्लिप ऑफ द टंग। तो देन दे ऑल रिट्रैक्टेड। जब सब पे एक्शन हो रहा है, जब नवीन जिंदल पे एक्शन हो रहा है, नुपुर जी पे हो गया, तो मिस्टर मोहम्मद जुबैर इज नॉट एक्सेप्शन, उन पे भी एक्शन। तो इसका G7 से कोई लेना देना नहीं है, इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी से कोई लेना नहीं है। इट्स अ ड्यू कोर्स ऑफ लॉ व्हिच इज इक्वल एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल द इंडियंस। इनफैक्ट काफी लोग तो ये कह रहे थे भाई कि इनके साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा, उसके साथ क्यों हो रहा, इसके साथ हो रहा तो इसके साथ क्यों नहीं हो रहा। तो आज अच्छी बात है, अगर हिंदू एक्टिविस्ट के साथ भी हुआ तो मुसलमान के साथ भी हुआ, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, यहाँ तो लॉ के हैं सामने सब बराबर है चीमा साहब। और जो भी इन्होंने कहा ये पब्लिक डोमेन में, ये कोई मेरा एस्पर्शन, आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, नीदर आई एम पुटिंग एलिगेशंस, दिस इज ऑल इन द पब्लिक डोमेन। एंड आई थिंक पुलिस इज कॉम्पिटेंट एनफ। जब उनके उनके पास अच्छे खासे सबूत होंगे तभी इनको अरेस्ट किया गया, अन्यथा बिना सबूतों के, बिना उस पर तो कोई इंडिया में अरेस्ट होता नहीं। बाकी इनके पास लीगल ऑप्शंस और ओपन बेल के और ये सब, वो सब जैसे बाकी सिटीजन्स के पास ऑप्शन है, वैसे ये मोहम्मद जुबैर के पास भी ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा चिंता का विषय है या ऐसा कोई विषय कि जिसको हम G7 डेमोक्रेसी और मुसलमान को जोड़ने की कोशिश करें। आपकी कोशिश अच्छी है, आप अच्छी कोशिश कर लेते हैं, पर सीमा साहब फैक्चुअली डजंट होल्ड ग्राउंड। जी। नहीं, मैंने मैंने अपने आप से तो कोई बात नहीं बनाई। मैंने तो एक सवाल किया है,
जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है। मैंने तो नहीं मोहम्मद जुबैर को पकड़वाया, ना मेरा कोई किरदार है उसके ऊपर सुमित भाई। अच्छा चलो सुमित भाई आगे मूव ऑन सीमा करते साहब, एक सेकंड, आप अब जो स्पिनर होता है ना, वो बॉल ऐसे घुमाता है, हैं। वो बॉल ना जिस जिस हाथ से डाली थी, वो बॉल खुद गोते खाती है। नहीं, नहीं, कहते हैं मैंने यार, मैंने क्या कि मैंने तो बॉल फेंकी थी, बॉल खुद हवा में गोते खा रही है। नहीं, और नहीं, जो स्पिनर का अंदाज होता है ना सर, नहीं, सारा गेम तो वही होता है। नहीं, 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 नहीं। चलें आगे चलते हैं सुमित भाई। क्योंकि ये मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इधर मोदी उधर वहाँ पे हैं, G7 में, तो इसलिए। अच्छा सुमित भाई पता चला है कि जो मैंने वेस्टर्न मीडिया को पढ़ने की कोशिश की और समझा, जो फर्स्ट हैंड अच्छी इन्फॉर्मेशन जो लेके मैंने समझा, पता ये चला है कि G7 की जो बेसिक कोशिश है वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के ऊपर किस तरह विन करना है ताकि वो रशिया के ऊपर बोलें। थोड़े दिन पहले एक ब्रिक्स की समिट हुई है, वहाँ पे मोदी साहब थे और ये बड़ी उनको यूनिक पोज़ीशन इंडिया को जाती है कि वो एक ब्रिक्स में भी बैठते हैं और वो G7 में भी जाके बैठ जाते हैं। ये बड़ी यूनिक पोज़ीशन है जो कि और ना कोई G7 वाला उधर जा सकता है, ना ब्रिक्स वाला कोई उधर जा सकता है। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप क्या समझते हैं, किस हद तक G7 कामयाब होगा मोदी साहब को कन्विंस करने में? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे एक हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। और मोदी साहब की इसको रोकने की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगी। जब वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में कहते हैं यार इतना भी भाव ना पकड़ो हम तुसी एडा भी पा ना पड़तो, ठीक है? या फिर हम कहते हैं यार देखो मतलब बहुत रेट लगवा रहे हैं। सो ये क्या मतलब ये G7 जो है वो मोदी साहब को कन्विंस करना चाह रहा है सुनने में आ रहा है। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए चीमा साहब, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा यूथ पावर, 800 800 मिलियन यूथ, राइट? सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर प्रोड्यूस करने वाला, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन। हम चीमा साहब आपको एक कल परसों मोदी जी ने बोला था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, आज की डेट में हम महीने में, एक महीने में साहब, वी आर फाइलिंग 5000 पेटेंट्स। 5000 पेटेंट ये कंट्री फाइल करती एक महीने में। सर रिपीटिंग अगेन, 5000 पेटेंट्स आर बीइंग फाइल्ड इन 1 मंथ। इनोवेशन में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। पहली हमारी आपसे बात हुई थी, देखिए आज G7 हो, G9 बोल दो, 11 बोल दो, 13 बोल दो, 18 बोल दो, अगर इंडिया को आप नहीं लाओगे, यू आर दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन, जो भी इसका नाम हो, इज पॉइंटलेस एंड यूजलेस। इसलिए G7 विदाउट इंडिया कैन नॉट वर्क। इट इज अ प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, इसलिए मोदी जी को वहां बुलाया गया। आप बिल्कुल सही कहते हो, ब्रिक्स में भी बैठते हैं, G7 में भी बैठते हैं। अब हम वहां पे जो ला रहे हैं, देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मेसी हम, आईटी पावर हम, सोलर एनर्जी में हम, और जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था, वी आर स्टिल स्टैंडिंग बाय आवर कमिटमेंट्स एंड वी आर मीटिंग देम, जो बाकी कंट्रियां नहीं कर रही है। फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व कर बात करें, थर्ड हाईएस्ट हमारे पास है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन नॉट मिस इंडिया नाउ। देखिए वो टाइम निकल के, जब आप इंडिया को दरकिनार करके, हुआ इंडिया दरकिनार हुआ पहले, दरकिनार करके आप कोई फोरम वोरम चला लेंगे, सबको पता है। आज शीमा साहब, आपने एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपको मैं, आपने शायद देखा होगा, आपकी नजर तो खैर हर जगह रहती है, आप तो खैर वो कहते हैं ना, बात से भी तेज निगाहें हैं आपकी। तो आपने देखा होगा, मोदी साहब खड़े थे और पीछे से जो बाइडेन साहब चल के आते और ऐसे पीछे पैट करते हैं, ओ यूं बोलते हैं, अरे आज अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद चल के, ये वीडियो देखिए मैंने बनाया नहीं, एडिटिंग नहीं है, हर दुनिया के हर मीडिया पे, खुद चल के आते, पीछे से हाथ मत करे, और भाई कैसे हो, अरे अरे यार, अरे भाई साहब आप तो, मतलब मैं हिंदी में थोड़ा उसका रूपांतर करो, थोड़ा ड्रामेटाइज करो, अरे भाई साहब आप कैसे हैं? आज ये वर्चस्व है भारत का। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज वॉकिंग डाउन टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पैटिंग ऑन हिज बैक एंड सेइंग, हाय बड़ी, हाउ आर यू। ये एक बहुत बड़ा सिमेंटिक ऑप्टिक है डिप्लोमेसी में। और मैंने जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ऐसा होता पहली बार देखा चीमा साहब। दिस आई हैव सीन हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब अगर ऐसी आप, अगर ऐसा आपकी पोजीशनिंग है, ऐसा आपका वर्चस्व, आपका ऐसा स्टैचर है, और अगर कोई ये सोच रहा है, कोई ये हवा उड़ा रहा है, या कोई ऐसे गुब्बारे मना रहा है कि आपको लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, फिर बोलेंगे तुम रशिया के अगेंस्ट बोलो, साहब वो तो होगा नहीं। जब पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी तब हमने नहीं बोला, आज तो बोलने की बात ही नहीं। हम एक जरूर कहेंगे, आज भी कह रहे हैं, पहले भी कहते थे, आज भी कहते रहेंगे, सीज फायर। जवाब अमेरिका को देना, जिन्होंने 1 बिलियन के हथियार भेजे जेलेंस्की को। हमने नहीं भेजे एक भी हथियार, हमने गोली नहीं भेजी वहां पे, उन्होंने भेजे हथियार। जवाब उन्हें देना। और मुझे लगता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है, दैट इज अनक्वेश्चनेबल, नोबडी कैन चेंज इट, नोबडी कैन मैनिपुलेट इट। अगर चीमा साहब कमजोर होती तो अब तक तोड़ भी गई होती, मुड़ भी गई होती और गायब भी हो गई होती।
जब आज तक ये खड़ी हुई है और जो बाइडेन साहब खुद आके कह रहे हैं, हाय बड़ी, तो मुझे नहीं लगता इस सब के बाद, लुकिंग एट दिस, बिकॉज डिप्लोमेटिक मैसेज लॉट ऑफ ऑप्टिक्स एंड सिमेंटिक्स, उस सब के बाद आप ये कह सकते हैं कि एनीबडी कैन फोर्स, cajole, coax, push, and assume and presume that India will take a position which is favorable to them. Well, it is not going to happen. If India would even suspect that, India's stance would have been already different, क्योंकि इंडिया ने भी ऐसा कुछ कम्युनिकेट किया नहीं है। हाँ, बट कुछ लोग हैं वेस्टर्न मीडिया में भी, उनका काम है ये हवाएं उड़ाना, खबरें उठाना। देखिए, वैसे सांड का कांड और सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी बिकती है मीडिया में। तो देखिए, जब तक ऐसा आप कुछ मसाला मिर्च नहीं लगाओगे, देखो देखिए चीमा साहब, आपने भी सवाल वेस्टर्न मीडिया के आधार पे पूछा जी, उसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा किया जाएगा, ऐसा होगा। तो ये टीआरपी का जो भूत घूमता है मीडिया के आसपास, ये बहुत जरूरी है चीमा साहब, मीडिया इस पे चलता है, अच्छी बात है। बट अगर आप चीजों का फ्लो देखें, दिस इज नॉट इवन अ रिमोटेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड विद ऑल द कन्विक्शन ऑन माय कमांड, आई कैन टेल यू दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, इसमें बेसिकली ये बात हुई है कि जी अ, टेक्निकली तो कुछ $200 बिलियन का कोई फंड है, जिसका नाम जी दिया जा रहा है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो जी उसमें जो बेसिक बात होनी थी वो तो होनी थी ऑयल के हवाले से, या कि जी आप रशिया से तेल ना लें। तो आप क्या समझते हैं, कोई इंडिया कोई G7 से इंसेंटिव ले सकता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग, इन टर्म्स ऑफ इग्नोरिंग रशियन ऑयल, या कि आप इसको किस एंगल से देखेंगे? और ये जो $200 अरब है, ये आप समझते हैं किन जगहों पे लग सकता है, या इसकी मोडालिटीज तय हुई हैं, या आपको कुछ अंदाजा है इसमें ये कहाँ पे है, और इंडिया में कितने पैसे आ रहे हैं उस हवाले से? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जिस तरह BRI के मुकाबले में ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली फिर इंडिया भी कहेगा कि हम तो BRI का हिस्सा नहीं बने, तो द मनी शुड कम इन इंडिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, पहले तो आपके सवाल की दाद दूंगा। आप तो अब स्पिनर के साथ इन स्विंगर आउट स्विंगर भी बोल ही लेते हैं, स्पिन इन स्विंग आउट स्विंग बोल लेते हैं, सवाल में जवाब, जवाब में सवाल, और जवाब में सवाल, और अंदर जवाब। तो ये आपकी खसूसियत है। मैं मतलब आपका फैन हूँ, इस बारे में क्या बोलूँ। देखिए चीमा साहब, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये जो फंड है, अभी मैंने देखा था करीब 600 बिलियन की बातें चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है कि दिस फंड इज अप टू $600 बिलियन। ये G7 ने बनाया, ये फंड को बनाया है चाइना का BRI काउंटर करने के लिए। इसका इंडिया रशियल ऑयल इंडिया में पैसा ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अब BRI का कॉन्सेप्ट क्या आप जानते हो कि चाइना में कॉन्सेप्ट है मिडीवियल किंगडम का। एक उनका कॉन्सेप्ट है, कहते भाई हमें सिल्क रूट को खड़ा करना है, मिडीवियल किंगडम को जो थी हमारी, वो उसको हम बिल्कुल खड़ा करेंगे और ये 100 कंट्रियों में से निकालेंगे। चाइना की मंशा क्या चीमा साहब, इस रोड के बराबर, इस रोड के बहाने हमारे हर एक की जमीन पे पैर रखने का लाइसेंस मिल जाएगा। और आप जानते हैं अमेरिका के इकोनॉमिक एम्बिशंस हो सकते हैं, इंडिया के इकोनॉमिक एम्बिशंस हो सकते हैं, रशिया के इकोनॉमिक एम्बिशंस हो सकते हैं, यूके के, फ्रांस के, जर्मनी के, हो सकता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक एम्बिशंस भी हो, चाइना के टेरिटोरियल एम्बिशंस है। फर्क है, यहाँ आजकल कर कंट्रियों में इकोनॉमिक एम्बिशंस है कि मैं डोमिनेट करूं, भाई मेरी इकोनॉमी चले, मैं लॉइन शेयर लूं इकोनॉमी में से, मैं मार्केट पे कब्जा करूं। बट चाइना का एम्बिशन होता है जमीन। चाइना का मिशन है जर जमीन जोरू, लैंड लेडीज लेजिटिमेसी। अब ये जो BRI का उन्होंने फांदा फंसाया था जी जिनपिंग ने पे, पूरे सिल्क रूट को चालू करना है, ये था कि लाइसेंस के मेरे ट्रूप्स, मेरी आर्मी, मेरे मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मेरे लोग वहां जा सके, मुझे एक लाइसेंस मिले, भाई मेरे को BRI रोड वोड बनानी, ये सब किससे खानी कर रही है। अब आपने सीपेक पे 3 साल से काम रोका, सीपेक नहीं बनेगा तो उसका OBR नहीं बनेगा। तो ऐसा चाइना ने बहुत सा पैसा इधर उधर डुबा रखा है। अब होता क्या है, आजकल दुनिया में एक चीज हो गई थी, देखिए फार्मेसी की बात करें इंडिया, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी की बात करें इजराइल का नाम आता है, US का आता है, जहाज की बात करें कंट्री का नाम आता है, ठीक है, वेपन्स की सिस्टम करें तो रशिया का नाम आता है। हर कंट्री का एक डोमिनेंस है, चाइना का भी एक डोमिनेंस है। डेट ट्रैपिंग, इकोनॉमिक टेररिज्म, इसमें चाइना नंबर 1 है। देखिए आपके यहाँ जो टेररिज्म है वो छोटा क्लाशनिकोव वाला लिमिटेड इम्पैक्ट टेररिज्म है, पर इन्होंने बिना गोली चला, जो सिंजू ने कहा था हाउ टू कैप्चर द वर्ल्ड विदाउट फाइटिंग अ बुलेट, 50 कंट्री को डेट ट्रैप में कर दिया। अंडर हाउ टू 193 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 103 हैव रिटन टू IMF फॉर बेल आउट, कटसी चाइना। अब क्या था चीमा साहब, देखिए हर कंट्री अमीर नहीं होती। अब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, चाइना ने हर एक को सपना बेचा। आपको याद है पीछे अपना वैक्सीन लेके जा रहे थे, कहते वैक्सीन भी लो, $2 बिलियन लोन भी लो, हमसे पैसा लो और हमसे हमारी वैक्सीन खरीदो लगाओ। और आज खुद ही कह रहे कि सारे चाइना को कोविड हो गया, वो वैक्सीन फर्जी है।
अब जब उस डॉक्टर ने बेचारे ने बोला वो वैक्सीन फर्जी है, तो वो तो गायब ही हो गया। जिसने वायरस के बारे में बोला वो गायब हो गया, जिसने बोला वैक्सीन फर्जी है वो गायब हो गया। चलिए भगवान बचा जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई। एनीवे, अब ये जो चाइना ने दुनिया को एक ख्वाब बेचा, देखो भाई तुम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, पैसा आएगा, पैसा घूमेगा, तुम खुद चले पड़ोगे। अब उसके लिए चाहिए लोन, लोन हम देने को तैयार है। अब किस किस्तों पे लोन है, क्या रेट है, क्या कंपाउंडिंग है, क्या डिफॉल्ट है, कुछ नहीं पता। आपने भी $3.2 बिलियन अभी उनसे लिया, कोई बता दे पाकिस्तान में वजीर आजम साहब को छोड़ के उसका टर्म कंडीशन क्या, मैं मान जाऊंगा, किसी को नहीं पता होगा। ये न्यूक्लियर सीक्रेट से भी बड़ा सीक्रेट है पाकिस्तान में, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, टर्म्स कंडीशंस क्या है। अब रिजल्ट क्या हुआ चीमा साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पे ये लोग देखते थे चाइना को, पैसा लगाते थे, और ये चाइना फंसा रहा हर एक को, 50 कंट्री को डेट ट्रैप में फंसा चुका है। अगर ये कंट्रियां बढ़ती गई, एक दिन तो आईएमएफ इनको बेल आउट नहीं कर पाएगा, दुनिया इनको बेल आउट कर ही नहीं पाएगी। अब पीछे आपने देखा जिम्बाब्वे में इन्होंने, या मोजाम्बिक, मुझे कंट्री ठीक से याद नहीं है, $200 मिलियन के चक्कर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे कब्जा कर लिया। केवल $200 मिलियन, $200 मिलियन में तो रनवे की जमीन नहीं आएगी, इन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये हर कहीं श्रीलंका का पोर्ट छीन लिया। आपके ग्वादर में कह रहे हैं भाई 1 मिलियन चाइनीज बसाने। भाई अगर तुम्हें पोर्ट से मतलब 1 मिलियन चाइनीज वहां करेंगे क्या, उन्हें क्या मतलब 10 लाख चीनियों का ग्वादर में क्या काम है। ये आपके साथ नहीं, इनकी हर जगह ये हिसाब किताब इनका हर जगह चल रहा है। अब होता क्या चाइना साहब, कमर साहब, चीमा साहब, अब दुनिया को लगा यार ये तो दुनिया को ऐसे फंसाते जाएंगे, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो चाइना, चाइना लोन, चाइना पैसा कौन लगाएगा, चाइना। अब चाइना को हर जगह से काउंटर किया जा रहा है। मैंने आपको 2019 की बात है या 20 की बात है, मैंने आपको बोला था चीमा साहब वायरस का इम्पैक्ट खत्म होने दो, कोट अनकोट। मैं आपने नेशनल टीवी पे आप क्या बोल रहे हो, वायरस का इम्पैक्ट खत्म होने दो, उतने चाइना के इर्द गिर्द पंजा कसता जाएगा, 360 डिग्री पंजा सब टाइट करेंगे। अब क्या हो रहा है देखिए, क्वाड बना, बोला अरेना ऑफ ग्लैडिएटर्स, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनी, इनको हवा ही नहीं लगा। फिर I2U2 बना, इनको पता ही नहीं लगा, ठीक है जी। फिर INSTC बना, इनको हवा नहीं लगी, और आज एक और काम हो गया, ये फोरम बन गई। अब इसका नाम क्या, मुझे नाम इसका याद नहीं है। आज ये $600 बिलियन का फंड खड़ा हो गया, पैसा आ गया, कमिट हो गई, चाइना को पता ही नहीं। अब अगर आज श्रीलंका की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी है, आपके भी पड़ोसी है, अगर श्रीलंका को अब पैसा चाहिए, वो इस फोरम के पास जा सकती है। यहाँ क्लैरिटी है, डेमोक्रेसी का अलायंस, आपको पैसा मिलेगा एक वाजिब टर्म्स कंडीशंस पे, ट्रांसपेरेंट कंडीशंस पे मिलेगा, और किसी के आपकी जर जमीन जोरू पे आपकी नजर नहीं है। जिम्बाब्वे को पैसा चाहिए, आप इनके पास आओ। जो पहले था पैसा प्रोजेक्ट यूनिपोलर पावर, चाइना, चाइना लगा जी, और कोई नहीं लगाएगा। अब दूसरा पावर बना, भी 600 बिलियन है, और जितनी कंट्रियों इसमें आ गई है, मैं कह रहा हूँ चीमा साहब 600 बिलियन क्या बात है, 3 ट्रिलियन का भी फंड रेज हो सकता है। एक तो ये बात है, जो चाइना का डोमिनेंस था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसको खत्म किया जा रहा, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट टेक्निकल पॉइंट है चीमा साहब, अगर आप चाइना को स्टडी करें, 50 ट्रिलियन का डेट, 1 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग, और चाइना पैसा लाता कहां से था, पहला लाता था यूएस स्टॉक एक्सचेंज से, PCAOB एक्ट के कारण वो खत्म। अब चाइना जापान के मार्केटों से, पेंशन फंडों से, यूके के मार्केटों से, और कुछ यूएस के कैपिटल मार्केटों से बहुत सस्ते पे पैसा उठाता था कि जी मेरे को मोजाम्बिक में एयरपोर्ट बनाना है, मेरे को सेनेगल में ये करना है, मेरे को मोरक्को में ये करना है, उस नाम से पैसा उठाता था। अब अमेरिका यूरोपियनों का, जापानियों का पैसा उठाए और फंसाए किसको, मोरक्को को, एक यहाँ श्रीलंका को, एक यहाँ जिम्बाब्वे को, क्योंकि और ऑप्शन उनके पास था ही नहीं कोई। अब जब से ये अलायंस बना, एक तो एक ऑप्शन खुल गई, यू डोंट हैव टू गो टू चाइना, यू कैन गो टू दिस अलायंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब चाइना की कैपिटल रेजिंग कैपेबिलिटी विल बी सब्सटेंशियली हिट, क्योंकि जिन लोगों से ये कैपिटल रेज करता, वो खुद ही सामान बेच रहे हैं, वो खुद ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाने को तैयार है। तो जहां से जिन मार्केटों से चाइना पैसा रेज करता था, वो कंट्रियां अब खुद अपना फंड बना के पैसा देने को तैयार है। तो इट्स अ टू वे थिंग, फर्स्ट देयर इज अ ऑप्शन, सेकेंडली द मार्केट्स वेयर यू आर गोइंग टू रेज कैपिटल फ्रॉम, वो खुद ही अब दे रहे, तो आपको डबल हिट किया गया। पीछे आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से हिट किया गया, I2U2 से, INSTT, कॉड, फिर 5 बिलियन वैक्सीन वाली बात, फिर फर्टिलाइजर वाली बात, फिर वीट एक्सपोर्ट वाली बात, अगर आप देखिए फार्मेसी वाली बात, सोलर एनर्जी वाली बात, क्लाइमेट वाली बात, कोविड मैनेजमेंट वाली बात, मैं लिस्ट गिनाता जाऊंगा आपको। अगर मैं देखूं, मैं कम से कम 25 से 30 चीजें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जिससे चाइना का स्कंजा टच्ड हो रहा है। चाइना की 80% कंपनी आज भी बंद है, जीरो कोविड की पॉलिसी वो आज भी चला रहे चीमा साहब। आप हमको, आपको भी 4 महीने हो गए बात करते हुए, यार कौन सा वायरस, कौन सा वेरिएंट है जिसका जिसका लाइफ साइकिल 120 दिन हो, ही नहीं। वहां क्या हो रहा है, अपने इकोनॉमी पे उन्होंने वो क्रैकडाउन किया $3 ट्रिलियन का, 149 बिलियनर्स वहां गायब है, आपको भी पता, मुझे भी पता। जैक मा छू मंत्र से जिंदा हो गया,
उसने सलाम वलाम ठोकर जिंदा हो गया। एलॉन मस्क जो इतना कूद फांद रहा था, उसकी टेस्ला का पीछे प्लांट फिर बंद हो गया। ठीक है जी। अब इंडिया ने बोला कि यार इससे अच्छी गाड़ियां तो हमारे यहाँ हम इंडिया में बना लेंगे, हमें टेस्ला की जरूरत नहीं है। तो ये जो चाइना का जो धीरे धीरे जो एक परसेप्शन, इल्यूजन, डिल्यूजन, जो ये वर्चस्व है, हिंदी में एक वर्ड होता है वर्चस्व, उसको धीरे धीरे कम करने की हर तरफ से कवायद है, क्योंकि वर्ल्ड समझ गया है। वर्ल्ड एक चीज समझ गया चीमा साहब, यूएस का मैं कोई, आई एम नॉट अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ यूएस, मुझे पता उन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पे 33 कंट्री में 50 बार बॉम्बिंग की, कोई मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले वहां पे सदाम हुसैन के, ये भी पता मुझे। बट इकोनॉमिक डोमिनेंस एक बात है, बट टेरिटोरियल डोमिनेंस एक अलग बात है। रिलीजियस डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेंस, आप बताइए उगर के साथ क्या कर रहे हैं? पहले आपने उसकी जमीन खाई, उसी को अब ठोक रहे हो आप लिटरली। तिब्बती पे आप भरोसा नहीं करते, मंगोलियन पे आप भरोसा नहीं करते, ताजिकिस्तान वाले पे आप भरोसा नहीं करते, हांगकांग वाले पे आप भरोसा नहीं करते, मकाओ वाले पे आप भरोसा नहीं करते, आप तो किसी, आप ताइवानीज पे आप भरोसा नहीं करते, आप किस पे भरोसा करते हो? तो ये जो एक डेंजरस ट्रेट है कि हमें दुनिया पे कब्जा करना है। और आपको पता है वो फेशियल रिकॉग्निशन पे क्यों पैसा लगा रहे थे? एआई पे आइडिया ही यही था चीमा साहब। चाइना में हालत ये है, अगर आप गवर्नमेंट के अपोजिट हो, अब एआई से आप पेमेंट हो जाती, ट्रेन की टिकट बुक जाती, कमर चीमा कुड बी जस्ट डिनाइड द टिकट बिकॉज इफ ही इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप जाओगे, आपके लिए फ्लाइट अवेलेबल ही नहीं है, फ्लाइट खाली है। आप जाओगे तो आपके लिए 50 दिक्कतें आ जाएंगी। अगर आपके वो एआई में उन्होंने कुछ कर दिया, सडनली यू विल स्टार्ट फीलिंग योरसेल्फ। तो मतलब कहने की बात ये, जब ऐसे डेंजरस एम्बिशन आपके हो, ये दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन क्योंकि सुमित जब ये भाई कंट्री आप डूबती जाएंगी, लास्ट लास्ट सेंटेंस, जब डूबती जाएंगी तो एक ऑल्टरनेट बनाने की जरूरत है। ये जो आप फंड देख रहे हो, यू मार्क माय वर्ड सर, दिस इज द ऑल्टरनेट टू दिस। जी। देखिए, आपने बात की एआई की, कि जी चाइना जो है वो एआई का इस्तेमाल करेगा और ये और वो। लेकिन सुमित भाई, इंडिया में भी तो जो वो क्या खातून का नाम है, टीस्टा स्टलवार्ट जो है, उन्होंने जी। जो 2002 के राइट्स की जो उसको जानबीन की, अभी रिसेंटली उनको पकड़ लिया गया। तो मोहम्मद जुबैर का वाकया है, इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं? अगर वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया डायरेक्ट जो है वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऊपर एफआईआर्स हो रही हैं, जेलों में जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या चीज़ है? क्या व्हाट वुड बी द डिफरेंस? मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाइना में गो कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे तो साँस भी नहीं ले सकते आप। लेकिन इंडिया इज़ नॉट चाइना। इंडिया तो बड़ा जी। मिला-जुला मुल्क है भाई। मतलब बहुत बहुत जितना बड़ा मुल्क होगा, जितनी बड़ी आबादी है, उतना देश का, मुल्क का, जिसे कहते हैं ना, उसको सीना भी बड़ा होना चाहिए और हर चीज़ एम्ब्रेस कर लेनी चाहिए। लेकिन ये जो जी। चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में जो चीज़ें आ रही हैं, ये आप कैसे देखेंगे? क्योंकि एक ही वक़्त में अगर 2 एक्टिविस्ट पकड़े हुए हैं, भाई दैट इज़ मेकिंग अ हेडलाइन, दैट इज़ अ वन न्यूज़। मतलब मैं उसको ना बोलूँगा, बात करूँगा, कोई और बात ना करेगा, लेकिन खबर तो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रही है। एक आज इंडिया का जी। सारा मीडिया बोल रहा है। तो फिर जी। आप चाइना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दुनिया आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है। वो कहते हैं जी कि एक वक़्त था कि प्राइम मिनिस्टर जो थे चाइनीज़, और वो कहते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अब इंडिया में आज मोदी साहब के लिए वो बोले जो मैजॉरिटेरियन पॉपुलिस्ट नारे लगते हैं। तो कोई इसको आप देखते हैं कि ये कुछ चैलेंज है, या आप समझते हैं कि कोई चैलेंज नहीं है इंडिया के लिए? एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी डज़न्ट मैटर। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लगते हैं। इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लगते हैं। तो क्या मतलब, ये एक आखिरी मेरी आपसे क्वेरी है, एक क्वेश्चन है अंडरस्टैंड अपने आप को करने के लिए, आप इसको कैसे देखेंगे इस चीज़ को? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। आप ऐसे सवाल पूछते हैं कि हमें क्लैरिफिकेशन का मौका मिलता है। तो रही छाती की बात, छाती तो सर हमारी 56 इंच की, टेंशन ना ले, आगे की जवाब देता हूँ मैं। तो पहली बात देखिए, आपने बोला तीस्ता सेतलवाड़ की बात की और यहाँ मोहम्मद जुबैर। तो पहले एक हिंदू एक मुसलमान है, अगर दोनों मुसलमान होते तो आप हरा चश्मा लगा देते, बोलते भाई फिर वही आपका मैं वो, फिर वो मैं चलिए कोई बात नहीं। सेक्युलर सा मैं बंदू हूँ। क्लैरिफाई कर दूं ना, क्लैरिफाई कर दूं, मतलब मैं चीमा साहब, फिर हमारे मित्र उस तरफ निकल जाएंगे तो मैं वो पहले रोक दूं। अब देखिए, ये जो तीसरा सेटलमेंट है, पहले गुजरात के सेशंस कोर्ट में गया केस, ठीक है, और मोदी जी की सरकार आए तो 8 साल हो गए, पिछले 20 साल से केस चल रहा है, ठीक है सर।
तो जहाँ 12 साल केस चला वहाँ कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। आप जानते हैं मैं अपना आर्गुमेंट फैक्ट्स पर रखता हूँ, परसेप्शन पे बात ही नहीं करता। 20 साल में से 13 साल कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, ठीक है। सेशंस कोर्ट केस खारिज करता, हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट क्लीन चिट देता, फिर कहते हैं एसआईटी बनाओ, एसआईटी रिपोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देता है, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट। 4 सिस्टम्स ऑफ जुडिशरी, इंडिया की जुडिशरी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट, सब देते हैं। और इसमें से 20 साल में से 13 साल टेन्योर किसका था? कांग्रेस का था। ये अगर आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो कांग्रेस था। तो कांग्रेस के टाइम में इतनी चीजें कैसे मिलती रही? अब तीसरा सेतलवाड़ जी की बात करें, चलिए आपने मौजूद छेड़ी दिया तो मैं बोल देता हूँ। तीसरा सेतलवाड़ जो है उनको सोनिया गांधी जी ने एनएसी का मेंबर बनाया था, आपको पता होगा। एनएसी के मेंबर को कैबिनेट मिनिस्टर के पावर्स और मतलब पर्क्स मिलते थे। कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में उनको बोला कि आप इसको कृपया ड्राफ्ट करें। एचआरडी मिनिस्ट्री ने 1.4 करोड़ रुपीस देती एजुकेशन के बढ़ावे के लिए, जिससे वो पैम्फलेट वैम्फलेट छपवाती थी मोदी वगैरह का अगेंस्ट। गुजरात का हाई कोर्ट, हाँ सुमित पीर नहीं, हाई कोर्ट कहता है जो इनके दो एनजीओ है, इनके और इनके हस्बैंड का, उसमें से 44% पैसा तो इन्होंने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बाकी पैसा किया गया यूजिंग टिकट्स, वाइन, शूज, हॉलिडे, रिजॉर्ट्स एंड परफ्यूम्स। ये हाई कोर्ट कहता, मैं नहीं कहता, हमारे नेशनल मीडिया में खबर है। तो और इन्होंने कहा जो इन्होंने विटनेसों के एफिडेविट दिए वो भी फर्ज थे, इन्होंने खुद साइन किया, विटनेस को उसकी कॉपी नहीं देते थे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चीमा साहब मैंडेट है, अगर आप जजमेंट पढ़े उसमें लिखा है कि इन्होंने इस चीज को चलाया है। तीस्ता सेतलवाड़ का नाम आया चीमा साहब, ये एलिगेशन उनका नाम, उन्होंने इसको चलाया है और उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसके जैसे जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने 20 साल एक प्रोपेगेंडा चलाई है। दे शुड बी बुक्ड, दे शुड बी टेकन टू डॉक, दे शुड बी बुक्ड। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है। एक्शन जो उनके खिलाफ हो रही, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने 20 साल से ये ड्रामा कर रखा है। और बाय द वे ये भी सुनने में मेरे को पता नहीं, चीमा साहब कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ 2-3 घर छोड़ के कुछ सौ करोड़ का बंगला है इनका। आप कहने को एक्टिविस्ट है, पर कुछ 100 करोड़, अमिताभ बच्चन से बड़े बंगले और आलीशान बंगले में रहती है जुहू में, कुछ 100 करोड़ का बंगला है इनका। वैसे एक्टिविस्ट है, वैसे मेरे पास तो उसका 100 भी हो जाए तो कोई बात ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो मतलब ये चीजें हैं। और नेटवर्थ है 1.4 मिलियन डॉलर्स, 1.4 मिलियन डॉलर्स की अगर नेटवर्थ भी है, पर ये भी रिपोर्ट है मीडिया में, मुझे पता नहीं कितना सच है, पर कुछ 100 करोड़ का बंगला। आप एक्टिविस्ट हैं, आप दुनिया का काम करते हैं, हम लोगों का भला करते हैं, बट यू आर वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़, हाउ कम? और इनके एनजीओ में कुछ और अजीम शान शख्सियतें भी हैं जिनका अभी जिन पे सवाल जवाब होगा, आपको एडवांस में बता दूं। एक है जावेद अख्तर साहब, एक है राहुल बोस साहब, एक है अलीक पदमसी साहब। ये 2-3 प्रोमिनेंट नेम हैं इनके एनजीओ में जो शामिल थे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस एनजीओ को यूज किया गया। दिस एनजीओ वाज यूज्ड टू फर्मेंट ट्रबल एंड टू मेक श्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी इज पुट अंडर डॉक्स। अगर एंड एविडेंस वाज फैब्रिकेटेड, चीमा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है एविडेंस वाज फैब्रिकेटेड, सुमित पीर नहीं कह रहा, एविडेंस वाज फैब्रिकेटेड। और उन्होंने कहा इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए इन पे कार्रवाई हुई। इन पे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई कि विंडिक्शन है ये। और आज तक मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसका नाम भी नहीं लिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला भाई ये है, और तब इन पे कार्रवाई होगी। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों ना। अब कोई भी हो, अब आप 4 सिस्टम ऑफ जो मैंने बताया, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट, 20 साल तक दे वर हायरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर्स ऑन अर्थ। जो इनके लॉयर थे उनको हायर किया इन्होंने डिमांड की थी एसआईटी की, एनजीओ ने, और सुप्रीम कोर्ट ने माना। केस को आगे, वो कहते ना हमारे वो दाम नहीं देखिए अपने, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला खेल भी ये खेलते थे। पर झूठ को अब कब तक छुपाओगे, सच्चाई को कब तक रोकोगे? ये थी इनकी सच्चाई कहानी। और अगर इन पे अब कानूनी कार्रवाई होगी, इनके पास भी कानून में पूरी रेमेडी है, पूरे राइट्स हैं भाई। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को, कंट्री के एक सीएम को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हो 20 साल तक, उसके पीछे आप लग सकते हो, तो जब वो परेशान नहीं हो रहा, वो हाई तौबा नहीं बचा रहा, उन्होंने ये नहीं बता मेरे पास न्याय, उन्होंने कहा मुझे आई हैव फुल ट्रस्ट इन द जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो लाइकवाइज दीस पीपल शुड आल्सो हैव फुल ट्रस्ट इन द जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो देखिए जुडिशरी इज फेयर, फाइनल, देखते क्या होता है। हाँ भी यही, हम भी यही सर। चलें, गुड, अल्लाह करे, देखते हैं क्या होता है।
जो भी हो जी। अवाम के लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा हो। अच्छा, चाइना का एक बात, हाँ, चाइना की एक बात रह गई थी। जी। आपने 2 नाम लिए, मीर ज़ुबैर और तीसरा सैदुलवाड, दोनों को मैंने फैक्चुअली आपको डाइसेक्ट करके बता दिए सारे फैक्ट्स। परसेप्शन कुछ नहीं है, एस्पर्शंस कुछ नहीं है। सीमा साहब, यहाँ आप मुझे शायद 2-4 और केस गिना देंगे, 10 गिना देंगे, ठीक है ना? चाइना 1.5 बिलियन पीपल पे ये सर्विलेंस और टैक्टिक्स लगाती है। कहाँ 5 गिनती के 4, 6, 8, 10 केस मानता हूँ, 1 दर्जन मान लेते, चलिए आप भी खुश, मैं भी खुश, आज मेरा दिल बहुत बड़ा हो रहा है, 1 दर्जन मान लेता हूँ। कहाँ 12 केस, गिनती का 12 से ज़्यादा मुझे गिना नहीं पाएंगे वर्स्ट केस में, और कहाँ 1.5 बिलियन पीपल। दैट इज वेयर प्रॉब्लम इज विद चाइना। इट इज नॉट because China is keeping surveillance of each and everybody. And as per CCP, if you and me live in China, हम उनकी मलकियत है, हमारी प्रॉपर्टी उनकी मलकियत है, we are owned by CCP. That is what they believe. This is their mindset. This is what CCP says. This is not what I'm saying. चलें देखते हैं क्या होता है, कोई इंडिया में भी जो है नई सीसीपी तो नहीं आ रही, जो है वो इंडियन स्टाइल नहीं, सीसीपी चिंता मत करें इंडियन चीमा स्टाइल साहब। सीसीपी चलें एनी हाउ ऑल द नहीं बेस्ट नहीं इंडिया नहीं, डेमोक्रेसी है एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड जो भी होगा लेकिन दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट एनी हाउ थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर टाइम एंड फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड this G7 thing for India and these internal dynamics which I link with India's democratic approach. Thank you very much. थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच सर।